हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो प्लेटफॉर्म का आपका काफ़ी बेहतरीन सेट आपका माना जाता है और जो अभी लेटेस्ट आपका पैटर्न पर आधारित यानी कि 10th के समकक्ष आपके लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम आपका 1, इसका सेट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉल्यूम 2 भी इसका आ जाएगा, जब तक कि मैं आपको इसमें जितना भी आपका सेट आपका टोटल 32 सेट आपको दिया गया है इसको हम लोग कवर करेंगे, तब तक आपका वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा। और जब तक आप सेट 1 को जो है वॉल्यूम 1 को आप अच्छी तरीक़ा से नहीं कवर करेंगे तो आपको वॉल्यूम 2 में आपको दिक्कत होगा। तो इस कारण से आप सभी लोग माइंड कंसंट्रेट करके पूरा सेट को लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस सेट के अंतर्गत जो आपका डिस्कशन रहता है ये काफ़ी आपका बेहतरीन होता है। एक ही क्वेश्चन के साथ साथ आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपका कवर होते चला जाएगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्लास को लगाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जितनी भी कार्यालय परिचारी के लिए आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स आपका है, प्रैक्टिस सेट और आपका टेस्ट सीरीज, ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, पहला आपका 30 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का, फिर 40 क्वेश्चन आपका जीके का और फिर आपका 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का शामिल किया गया है, जो बिहार कार्यालय परिचारी का ऑफिस अटेंडेंस का आपका सिलेबस है। तो यहाँ से जो आपका 30 क्वेश्चन है इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग जीके का 40 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग हिंदी का लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए, जब हम लोग 30 क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 31 से आपका कंटिन्यू होता है। यहाँ से आप सभी लोग अपना अपना पेन पेपर लेकर के बैठेंगे। जितना भी आपका सही होगा आप सभी लोग आंसर लगाइएगा, और जो भी आपका गलत होता है इसको आप लोग कट कर लीजिएगा, और लास्ट में आप काउंट करेंगे आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन का जा रहे हैं कि भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रपति होगा, जो बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में घूमते रहता है सभी एग्जाम में। और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल आपका 71 के तहत ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका निर्णय आपका लिया जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। बाकी देखिए, जब राष्ट्रपति का आपको चुनाव होता है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जबकि भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण करते हैं तो आर्टिकल 61 के तहत इन्हें पद से आपके हटाए जाते हैं। तो जितने भी मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट आपको डिटेल कराया है ये एग्जाम के लिए आपका रामबाण है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए, अगर बात करेंगे लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और याद रखना कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और जबकि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप याद रखेंगे, आपका ऐसे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न का जा रहा है कि 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था, ये आपको बताना है। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सिद्धू था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 1855 से आपके 56 के बीच आपका संथाल विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का अगर मुख्य नेता की बात करेंगे तो ये आपका सिद्धू कानी और आपका जो है भैरव था। दोस्तों याद रखेंगे, सिद्धू कानू और आपका भैरव था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि जलियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारा कब होता है, तो याद रखिएगा ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और इसमें कहा जा रहा है कि पृष्ठभूमि जो तैयार किया गया था ये आपकी क्या है पृष्ठभूमि। तो देखिए, आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन की। यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 में आपका असहयोग आंदोलन को आपका तैयार किया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। और देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने लोगों को मारे जाने की जो है आशंकाएं जताई गई थी।
तो लगभग आपका 1000 लोग इसमें आपके मारे गए थे, लेकिन सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग 700 प्लस इसमें आपका डाटा दिया गया था मारे जाने का। तो एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो नोट डाउन आप यहाँ से करिएगा, ये आपका कब किया था, तो आपका 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को आपका प्रारंभ किया गया था। तो एग्जैक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह से दिया गया है साथियों। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा देखिए क्या पूछा जा रहा है, सॉरी थोड़ा सा बफरिंग कर रहा था। देखिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को टोटल कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो टोटल आपका 2 वर्गों में, जिसमें कि एक आपका आ जाता है जैविक संसाधन जो विघटित हो सकता है, जो आपका नष्ट हो सकता है, और दूसरा आपका आता है अजैविक संसाधन जो आपके विघटित नहीं होते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, एक आपका जैव और आपके एक अजैव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है। मानचित्र की दूरी को मापने में क्या कहा जाता है, आंसर बताइएगा आप लोग। राइट आंसर आपका ऐसे क्या होगा, तो देखिए इसे कहा जाता है आपका अंश। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, इसे आपके अंश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन हमारा जूट, गेहूं, चाय और आपको दिया गया है तिलहन। तो देखिए वृक्षारोपण के अंतर्गत इनमें से आपका क्या आएगा, तो देखिए जो आपका चाय है ये आपका वृक्षारोपण के अंतर्गत आता है। और देखिए भारत में चाय का जो जन्मभूमि है ये आपके असम को कहा जाता है, और असम में भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा चाय की खेती किया जाता है। जबकि देखिए बिहार की अगर बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से फैक्ट बनेगा, बिहार में चाय की खेती कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपके किशनगंज के अंतर्गत बिहार में चाय की खेती किया जाता है। तो यहाँ से आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का आप लोग आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत विश्व में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा कि भारत जो है ये दूध उत्पादन के लिए भी आपके प्रथम स्थान रखते हैं। अगला कहा जा रहा है कि भारत विश्व में सब्जियों का बड़ा उत्पादक है, तो ये फ्रेंड्स आपका नहीं चलेगा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए जो चीन है ये विश्व में सब्जियों का उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, जबकि जो हमारा भारत है ये दोस्तों आपके दूसरे नंबर पर आता है, सेकंड नंबर पर आपके आते हैं। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा यहाँ से आपका गलत कहा जा रहा है। और याद रखिएगा अगर आपको जिस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो, अगर आपको पहला आपको पूछा जाता है और ये विश्व लेवल पर, तो आप पहले ऑप्शन पर चाइना को लगाइएगा। अगर नहीं आता है, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो आप चाइना को ही लगाएंगे, क्योंकि चाइना खनिज संसाधन हो चाहे आपके उत्पादन को लेकर के हो, ये प्रथम स्थान रखते हैं लगभग अगर देखा जाए तो 82 आपका 85% केस में। तो रेयर केस में अगर क्वेश्चन आता है तो आप जाने अनजाने में चाइना को लगाइएगा, आपके सही होने की संभावनाएं 80 to 85% आपकी होगी। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। लोकतंत्र जो है ये आपका सर्वोत्तम शासन कहलाता है, ये किस आधार पर कहा जाता है, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, ये आपके जनमत पर आधारित, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार है साथियों। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। संसार की सबसे अगर ऊंची सड़क की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कहाँ पर है, तो ये आपके लद्दाख में आता है संसार की सबसे ऊंची सड़क, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका है ये आपका BRO यानी कि आपका BRO के द्वारा डेवलप किया गया सड़क, जो कि आपका 2020 में आपका डेवलप किया गया है। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यह जो सड़क है आपका पूर्वी लद्दाख से लेकर के आपका उमलिंगा दर्रा को ये आपका जोड़ने का काम करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था। देखिए साइमन कमीशन का गठन होता है आपका 1927 में, और 1928 में जो है साइमन कमीशन हमारे भारत आता है 1928 में, ध्यान दीजिएगा 1928 में आपका भारत आता है। और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण से इनका पुरजोर तरीका से आपका विरोध किया गया
उसी विरोध में लाला लाजपत राय की पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज के दौरान उनकी आपकी मृत्यु हो गया था। तो देखिए आपका जो राइट आंसर होगा, इसका अध्यक्ष अंग्रेज था। तो अंग्रेज था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विरोध क्यों हुआ, तो ये आपका गलत होगा। अगला कहा जा रहा है कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। मुख्य कारण जो आपका विरोध का था यही आपका था। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी ये आपके लाठी चार्ज के दौरान हुआ था। इन्हीं का वो विरोध कर रहे थे जिसमें कि पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो यहाँ से जो ज़्यादातर आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपका बनता है कि साइमन कमीशन का गठन आपका कब हुआ है, तो नोट डाउन करिएगा 1927 में। और साइमन कमीशन भारत कब आया है, तो याद रखिएगा 1928 में साइमन कमीशन हमारे भारत आए थे। तो एग्जैक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी। साथियों, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक आपके अखबार को डेवलप किया गया था। ऑप्शन आपका डी राइट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो ये आपका विनोबा भावे के द्वारा 1940 में, अगर आपको एग्जैक्ट पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे के द्वारा आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वही अगर साथियों हम यहाँ पर बात करेंगे विनोबा भावे को, तो ये भूदान आंदोलन को लेकर के आपका जेल भी गए थे विनोबा भावे। इनका मानना था कि जो आपके भूमि है, यानी कि जो आपका सार्वजनिक तौर पर भूमि है उसको दान दे दिया जाए, जहाँ की स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह आपके खोले जा सकते हैं। तो ये आपके भूदान आंदोलन से आपका संबंधित था विनोबा भावे। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या जा रहा है कि पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस का। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि सरकारिया आयोग बनाया गया था। देखिए 45 का आप लोग आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा। सरकारिया आयोग की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो केंद्र राज्य संबंधों का आपका पुनर्वलोकन करने के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये आपका प्रथमा बैंक था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये आपका 2 अक्टूबर आपके 1975 को आपका किया गया था। डेट इंपोर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा बैंक। और ये आपका 2 अक्टूबर 1975 को इसकी संगठन स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु भारत में आने वाली ऋतु नहीं है। भारत में आने वाली ऋतु कौन सा नहीं है, तो देखिए दिया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु ये हमारे भारत के अंतर्गत आने वाली है। ठंडे मौसम की ऋतु ये भी हमारे भारत में आती है। अगला है गर्म मौसम की ऋतु, ये भी आपके भारत में आती है। अगला दिया गया है कि भूमध्य रेखीय ऋतु, तो ये हमारे भारत के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए जो भी छात्र प्राइवेट बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं किए हैं, जो कार्यालय परिचारी के लिए आपका स्पेशल चलाया जा रहा है, जिसमें कि ऑथेंटिक आपको सभी कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप कार्यालय परिचारी के लिए बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत डेली एक आपको टेस्ट और एक आपको प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाता है, जो कि एक आपका मॉर्निंग में 11 बजे और इवनिंग में आपका 7 बजे आपका लाइव क्लास चलता है। समय के पहले आपको पूरा आपको कंप्लीट आपको सेट मिल जाता है। अगर आप सेट बनाते हैं तो इसको बना सकते हैं। फिर आपका डिस्कशन क्लास आपको मिलेगा उसी सेट का, और जो सेट आपको मिला जिसका डिस्कशन क्लास हुआ इसका रिवीजन पीडीएफ पूरा आपको 100 क्वेश्चन का आपको आंसर आपको टिक करके मिल जाएगा, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से आपको रिवीजन कर पाएँ। देखिए पटना के अंतर्गत जितने भी अभी आपका सेंटर पे ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेट कार्यालय परिचारी के लिए बेस्ट फैकल्टी के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको हतोत्साहित नहीं होना है, उसमें सारी चीज़ें आपको जो है तैयारी करवाई जा रही है। साथियों इसमें क्या है कि पटना के अंतर्गत जितने भी आपका सेंटर में कार्यालय परिचारी के लिए बैचेस प्रोवाइड किया गया है, जो आपका बेस्ट फैकल्टी है। नहीं तो एग्जाम के बाद कैंडिडेट को लगता है कि इस सेंटर से क्वेश्चन आया, उस सेंटर से क्वेश्चन नहीं आया। इस कारण से क्या है कि 4 से 5 आपका जो बेस्ट आपका सेंटर है, जहाँ से कि हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है, इसका कंप्लीट आपको मटेरियल्स नोट्स और आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आप कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे।
इसमें क्या है कि जितने भी आपका पीडीएफ आपको रिवीजन के लिए मिलेगा और जितना भी आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है इसका कंप्लीट आपको स्टेट बाय स्टेट आपको कवर कराया जा रहा है और फिर आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलेगा, जिससे कि अपनी तैयारी को आप और भी एक बेहतर इम्प्रूवमेंट और आप एक दिशा दे पाएंगे, जिसका भी ओनली आपका 99 आपका निर्धारित किया गया है। वैलिडिटी अभी से आपके एग्जाम तक होंगे। इसमें भी खान ग्लोबल स्टडीज़ का लगभग आपका 12 सेट आपको कवर करा दिया गया है और प्लेटफॉर्म आपका शुरुआत हो चुका है। और जो आपका किरण पब्लिकेशन है ये अभी नहीं चल रहा है और यूनिक पब्लिकेशन का लगभग आपका 8 सेट आपका अपलोड किया जा चुका है और जो आपका चक्षु प्रकाशन है ये अभी स्टार्ट आपका नहीं हुआ है। इसमें देखिए जितना भी अपकमिंग आपका बुक है ये टू जेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, जिसके लिए ओनली आपको 99 आपको फी पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको विद इन सेकेंड आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पजा पुरस्कारों का घटता क्रम सही है। चलिए आंसर बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग। राइट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, पजा पुरस्कार का घटता हुआ क्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपका पजा विभूषण हो जाएगा, फिर आपका पजा भूषण हो जाएगा और फिर आपका पद्मश्री। यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा पहले आपका पद्म विभूषण, फिर आपका पजा भूषण और फिर आपका पजाश्री हो जाएगा। ये आपका घटता हुआ क्रम है। यानी सबसे अगर बेस्ट अगर देखा जाए तो आपके पजाश्री है, फिर आपका पजा भूषण है और फिर आपका पजाश्री है। ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। या तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा, देख लीजिए आपका पहले नंबर पर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा आपका वर्ड है और घटेगा तो इसमें आपका देखिए कम हो गया और फिर आपका घटा तो इसमें आपका कम हो गया। इस क्रम से आपका याद रखेंगे तो एग्जाम में अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है। भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है कि भारत का जो संविधान है ये ना तो आपका कठोर है ना तो आपका लचीला है। ये ऑप्शन में ये दिया रहता है कि अंशतः कठोर और आपके अंशतः आपका लचीला है। इस तरह के भी अगर रहते हैं तो आप वही आंसर लगाएंगे। यहाँ पर दिया गया ना तो कठोर है और ना तो आपका लचीला है। ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। साथियों हमारा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1928 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, एग्जैक्ट हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है। देखिए पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर राजस्व। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है गैर कृषि गतिविधियों में बिहार की अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। देखिए पुरुष श्रमिकों को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए निर्माण के लिए। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सूर्य द्रोणा कहा जा रहा है कि द्रोणनाथ यानी कि ड्रोन प्रतियोगिता 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो देखिए किस राज्य में आपका आयोजित किया गया है, आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा कि ये दोस्तों आपका AICT इंडेक्स 2025 में आपके 27वें स्थान पर आपका रहा है। सॉरी यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या पूछा गया आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका मिस्टेक हो गया। यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन का जा रहा है कि सूर्य द्रोणाचार्य 2025 किस राज्य में आपका आयोजित किया गया। तो आंसर बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है छात्रों का जा रहा है कि ग्लोबल EIC का जा रहा है कि सिटी इंडेक्स 2025 में मुंबई किस स्थान पर आपका रहा है। तो मुंबई देखिए आपका करेंटली जो है ये आपके 27वें स्थान पर रहा है। सही आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जा रहा है कि 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया है। चले आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अभी देखिए फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो 11 से 17 अगस्त 2025 तक ऑपरेशन अलर्ट किस भारतीय अर्धसैनिक बल द्वारा चलाया गया है।
तो याद रखिएगा ये आपका सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा चलाया गया है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। करंट देखिए इसी के साथ आपका कवर होते चला जाएगा, जो सेट पैटर्न पर आपको आधारित दिया गया है। अगला प्रश्न का जा रहा है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपका ऑथर से रिलेटेड आपका ध्यान रखिएगा। तो ये लिखा गया है DY चंद्रचूड़ के द्वारा। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। और ये दोस्तों याद रखेंगे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी आपका रहे हैं, तो DI आपका चंद्रचूड़। तो एग्जैक्ट आंसर आपका यहाँ से सी राइट हो जाएगा, जिनके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तक को डेवलप किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहे हैं कि पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया अभी सिक्किम के अंतर्गत। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। पहले अम्मा नारी जो आपके अदालत का शुभारंभ किस आपके राज्य के अंतर्गत हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंतर्गत। और याद रखिएगा एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नाथुला दर्रा किस राज्य के अंतर्गत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि विश्व हाथी दिवस 2025 की थीम क्या थी। हाथी दिवस का थीम क्या था। पहला ऑप्शन का जा रहा है कि हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ लाना, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। विश्व हाथी दिवस 2025 का आपका थीम था हाथियों की मदद के लिए विश्व को एक साथ पे लाना। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि का अनावरण किया है। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जो करेंटली आपका किया गया है ये आपका किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जा रहा है हाल ही में छोटा भीम की नई कहा जा रहा है कि कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए अभी करेंटली जो आपका किया गया है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में छोटा भीम की नई कॉमिक श्रृंखला किस मंत्रालय के द्वारा प्रकाशन किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, तो याद रखिएगा कि जब आपतन कोण है ये क्रांतिक कोण से आपका बड़ा होता है तो आपके पूर्ण आंतरिक आपका परावर्तन होता है। ध्यान रखिएगा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अगर आपका बड़ा हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इस पॉइंट को आप जो है माइंड में इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कारणों में सही का आपको चयन करना है। देखिए आप बताइए कि निकट दृष्टि दोष जो किसी व्यक्ति को होता है इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला का जा रहा है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। बताइए आपका सही है या फिर आपका गलत है। देखिए नेत्र लेंस का पतला हो जाना ये दोस्तों आपका गलत है। नेत्र लेंस जब पतला हो जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है ये काफ़ी दूरी पर बनने लगता है और आपके दूरदृष्टि आपका दोष हो जाता है। इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो सपोज दैट कि एक प्रकार का आपका नेत्र घोलक है, ठीक है, और यहाँ पर आपका आँख है, ठीक है, ये आपका पीछे का भाग है जो आपके शरीर में आपका धंसा हुआ भाग होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये आपका लेंस है और ये जब आपका पतला हो जाएगा दोस्तों, तो जब हमारे आँखों पर सूर्य की किरण या किसी वस्तु का परावर्तक होकर के किरणें या प्रतिबिंब पड़ेगा तो इसका जो प्रतिबिंब है जब लेंस आपका पतला हो गया तो निश्चित रूप से जब पतला चीज़ है तो इससे आपका पार हो जाएगा और ये ज़्यादा दूर पर आपका जाकर के बनेगा, ज़्यादा दूर चला जाएगा। क्या ज़्यादा दूर चला जाएगा, और जब ज़्यादा दूर चला जाएगा तो इससे आपका निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, इससे आपका दूर दृष्टि दोष होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि दूर चला गया है तो आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि नेत्र का पतला हो जाना और निकट दृष्टि दोष का आपको कारण बताना है। ये तो आपका दूर दृष्टि का हो गया, तो पहला आपका गलत होगा। अगला कहा जा रहा है कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, ये आप कहेंगे सही है क्योंकि नेत्र लेंस जब मोटा हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब यहीं तक आपका आएगा, नजदीक में ही आपका रह जाएगा, दूर नहीं जा पाएगा क्योंकि नेत्र लेंस आपका मोटा हो गया है। तो जब उससे प्रकाश की किरण गुजरेगा तो उसमें क्या होगा, अवरोध हो जाएगा। ये आपका कम दूरी पर होगा तो यानी कि निकट में हो गया, तो इसलिए आपका निकट दृष्टि दोष के लिए नेत्र का जो है यानी लेंस का आपका मोटा होना ये आपका हो सकता है। अगला कहा जा रहा है कि फोकस दूरी घट जाती है, तो बिल्कुल घट जाती है क्योंकि जब इसमें आप प्रकाश जब किरण आपका जा रहा है तो ये ज़्यादा दूर तक आपका नहीं जा पा रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, आपका घट गया। अगला कहा जा रहा है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है, जब बढ़ जाएगा तो फिर आपका दूर में बनेगा और ये दूर दृष्टि का कारण होगा, निकट दृष्टि का नहीं होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका दूसरा और आपका तीसरा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यही है कि आपका सटीक आपका एक तरीका है समझने का, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। देखिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक होता है ये आपका एम्पियर होता है, सी करेक्ट है। वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, ओम आपका प्रतिरोध का मात्रक है, और जो वाट है ये आपका विद्युत शक्ति का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये आपके सोडियम सल्फेट और आपका जल की अभिक्रिया होती है, यानी कि आपका जो है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और आपका जल आपका बन जाता है। तो यह बताना है कि किस प्रकार की यहाँ पर अभिक्रिया हुआ। आप गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए आप क्या हुआ है, यहाँ पर विस्थापित हो गया है। देखिए Na जो है ये आपका H2SO4 के साथ आ गया, और यहाँ पर दोस्तों जो आपका जल है OH था, और यहाँ पर जाकर रिएक्ट किया तो ये आपका बन गया H2O, यानी कि आपका विस्थापन अभिक्रिया हुआ, और 2 बार विस्थापन हुआ है तो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कहलाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा। देखिए जिसका पीएच मान 7 से कम होगा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, कहा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, लाल नहीं कर रहा है। अगर लाल कर देगा तो यानी कि आपके अम्लीय होगा और इसका वैल्यू आपका 7 से कम होगा, लेकिन यहाँ पर नीला कर दे रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ये आपका क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर गैस अवस्था में एवं हरित पीले रंग की होती है। देखिए फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और आपको दिया गया आयोडीन। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि बात हो रहा है यहाँ पर अधातु का। अधातु में एकमात्र आपका ब्रोमीन है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि बात करेंगे पारा का, तो पारा एक आपका धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आपकी पाई जाती है। बाकी अगर हम बात करेंगे क्लोरीन और आपके आयोडीन का, तो इनके बाह्यतम कक्षा में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये आपके आयोडीन वर्ग के आपके तत्व हैं जिन्हें इस आवर्त सारणी के 17वें समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है। जैसे आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आपके एस्टेनिन को आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है, क्योंकि ये आपके हेलोजन तत्व होते हैं और सभी हेलोजन के बाह्यतम कक्षा में आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या जा रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी कहने का मतलब क्या है, यानी जो खुद से भोजन को तैयार करेगा इसे स्वपोषी कहेंगे, जैसे कि आपका पेड़ पौधा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपका पेड़ पौधा के लिए आवश्यक होता है। क्लोरोफिल भी आपका आवश्यक होता है, और इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। सूर्य का प्रकाश भी आपका कंपलसरी है, यानी कि अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। इनमें से आपका सभी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। देखिए पुरुषों में लिंग गुणसूत्र की बात करें तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, XY होता है। एग्जैक्ट आंसर आपका बी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर पौधे को क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए पूछा जा रहा है कि मटर के पौधे को क्यों चुना। तो देखिए आपका जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, मटर एक वर्णीय पौधा होता था, तो आपका देखिए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसमें अनेक और विपरीत लक्षण उपलब्ध होता था, ये भी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। इनमें से आपका दोनों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। चलिए बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है। देखिए घास को बकरी खा जाएगा और बकरी को देखिए मानव खाता है, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला यहाँ से देखिए आपका 30 क्वेश्चन आपका हिंदी का आपका कवर होगा। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग माइंड कंसंट्रेट करके आप लोग लगाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। चलिए आंसर दीजिए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों अगर पुल्लिंग की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धनिया। धनिया आपका पुल्लिंग है। बाकी अगर आप पूड़ी, खीर या रोटी की बात करेंगे तो खाने वाला जितना भी अक्सर चीज़ होता है ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन याद रखिएगा पराठा, जैसे अगर बात करेंगे पराठा का, तो पराठा को छोड़ करके पराठा जो होता है ये आपका पुल्लिंग होता है। ध्यान दीजिएगा पुल्लिंग होता है। लेकिन धनिया की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका पुल्लिंग होता है। बाकी जो यहाँ पर आपको दिया गया है रोटी, आपको दिया गया है खीर और आपको दिया गया है पूड़ी, ये सभी आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए कुछ इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अभी प्लस आपका सेक, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से
नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। देखिए इनमें से नयन शब्द में किस प्रकार का कृत प्रत्यय है? तो नयन में अन प्रत्यय है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीन में से कहा जा रहा है कि तीन में ना तेरह में इस लोककृति का अर्थ क्या है? तीन में ना तेरह में इसका मतलब क्या है? देखिए आपका इसका मतलब होता है आपका नयन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नगण्य, नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ना तीन में ना तेरह में। ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए मैं बार बार बताता हूँ, तत्सम वही है जिसका कि हिंदी और संस्कृत में शब्द का परिवर्तन या रूपांतरण ना होता हो। जैसे दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग वर्षा का, तो देखिए संस्कृत या हिंदी में वर्षा का मतलब वर्षा ही होता है, इसके शब्द में वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए आपका कहलाएगा तत्सम। जबकि जितना भी यहाँ पर आपको दिया गया आंसू हो चाहे हाथी हो या फिर अगर यहाँ पर बात करेंगे आपका बारात हो, तो इन सभी का तद्भव होता है। जैसे बारात का तद्भव शब्द आपका होता है वर यात्रा, तो जब वर यात्रा होता है तो ये आपका संस्कृत में प्रयोग होता है और हिंदी में कुछ और होता है, तो इसलिए हम लोग इसे कहते हैं तद्भव। अगला अगर बात करेंगे हाथी का, तो हाथी को संस्कृत में अस्थि कहा जाता है और जबकि आंसू को आपका अश्रु कहा जाता है। तो ये सब आपका तद्भव कहलाएगा। और एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है बारात का तद्भव क्या होगा, तो आप लगाइएगा वर यात्रा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जो है अन्य मनस्यक, कहा जा रहा है कि अन्य मनसक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनमनसक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका मतलब होता है विरक्त। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है पीताम्बर निम्न में से किस समास का उदाहरण है? दोस्तों पीताम्बर जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। जब भी कभी किसी शब्द से कंपैरिजन होता है या उत्तर पद की प्रधानता होती है या फिर कह सकते हैं आपकी उपमा उपमेय का बोध होता है, सीधा जानिए कि जब किसी चीज को किसी से तुलना किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। देखिए यहाँ पर पीत का मतलब हो गया यहाँ पर आपका पीला, और अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि पीला वस्त्र। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है शुद्ध शब्द को छाटिए। देखिए यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कृत घात जो दिया गया है ये आपका राइट हो जाएगा, और बाकी आपका सभी ऑप्शन यहाँ से गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा नहीं है? देखिए ये जो चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वह गीत की दो लड़कियां गाती है। कहा जा रहा है कि वह गीत की दो लड़कियां गाती है। क्या सेंटेंस ये सही बैठ रहा है? बिल्कुल नहीं आपका बैठ रहा है, इसलिए जो आपका वह गीत की दो लड़कियां गाती है ये गलत है। शुद्ध ये होगा कि वह गीत की दो जो आपका कड़ियाँ गाती है, या मतलब यह कह सकते हैं कि वह गीत की दो कड़ियाँ गाती है। वह गीत की दो कड़ियाँ गाती है। यहाँ पर दिया गया है लड़ियाँ गाती है, लड़ियाँ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, लड़ियाँ नहीं होता है, कड़ियाँ होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा जो पूछा गया है, कहा जा रहा है कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण का विलोम होता है आपका शुक्ल। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी दो माताएं हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वे मातुर, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जिसकी दो माताएं हो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वे मातुर। अगला प्रश्न है स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा? स्वाभिमान में आपका स्व उपसर्ग होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। दो तीन बार आप इसको बोलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। स्वाभिमान, विमान देखिए एक प्रकार का अलग वर्ड बन जाएगा और स्व इसका उपसर्ग कहलाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का कि अधिकरण में पर, यानी गोद में पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। और देखिए इसका जो कंप्लीट आपको पीडीएफ है या आंसर आपको टिक करके मिल जाता है। तो अगर आप नए छात्र हैं तो इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप डायरेक्टली हमारे से इंक्वायरी ले लेंगे, आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अगर बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए अगर आपको बेहतर तैयारी करना है, कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए और जितना भी आपका डिस्कशन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है ये काफ़ी बेहतर वे में किया जा रहा है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकें। तो आप सभी लोग फटाफट कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे
इसमें खास बात यह है कि आपको टोटल बुक नोट्स और साथ ही साथ ऑल सेंटर का आपको कवर कराया जा रहा है, जिससे कि कार्यालय परिचारी के लिए आप खुद को फील कर पाएंगे कि आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और आप पूरी तरीके से आप प्रीपेड हो। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मक्षिका शब्द का तद्भव क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए मक्षिका का तद्भव बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका मक्षिका का मतलब होता है मक्खी, जो आपका मक्खी होता है इसे आपका मक्षिका कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हिंदी में आपका कहलाता है मक्खी और आप संस्कृत में जाएंगे तो इसे कहा जाता है मक्षिका। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है, इनमें से रेखांकित शब्द क्या है। अच्छा गुरु, देखिए कहा जा रहा है कि अच्छा विद्यार्थी, ये जो रेखांकित शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको आप क्या कहेंगे। तो दोस्तों इसमें लोग कहेंगे विशेष से, क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो विशेषता बताने का काम कर रहा है ये आपका विद्यार्थी, यानी विशेष से क्या है, किसकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो आपका विद्यार्थी की विशेषता को बताया जा रहा है। और जो विशेषण का काम करेगा ये कौन करेगा, तो आपका कहलाएगा अच्छा। लेकिन यहाँ पर विशेष की बात करेंगे तो जिसके बारे में कहा जा रहा होता है उसे हम लोग विशेष कहते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट है। अगला प्रश्न कि इनमें से कहा जा रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है। देखिए जो आपको दिया गया है बीव तस, इसका बताना है कि अस्थाई आपका भाव क्या होगा। देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका जुगुसा कहलाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि तरल का विलोम शब्द क्या है। देखिए तरल का विलोम शब्द ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा ठोस। तरल का मतलब होता है लिक्विड और ठोस का मतलब आपका स्ट्रॉन्ग, यानी कि बी आपका राइट है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए शुद्ध शब्द की बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो आशीर्वाद आप देख रहे हैं, ये आशीर्वाद बिल्कुल आपका राइट दिया गया है और ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अभी तक देखिए दो चार आपका वर्ड है जो बराबर आपका रिपीट किया जाता है। एक आपका उज्ज्वल है, एक आपका आशीर्वाद है, इसी तरह का दो चार आपका वर्ड है जो बराबर आपका, एक आपका कवियत्री है। दो चार वर्ड ऐसा है जो कि बराबर आपका रिपीट होते रहता है, ध्यान दीजिएगा। सही आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह किया गया है या संग्रह से लिया गया है। अच्छा विष के जो दांत है ये आपका किसने लिखा है, तो दोस्तों याद रखिएगा विष का दांत ये ननिल बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम भी आपके एग्जाम में पूरा पूछा जाता है। तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। एग्जैक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट का जा रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। देखिए ढहते विश्वास शीर्षक जो पाठ है इसमें किस बांध के टूटने की बात कही गई है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा दलई बांध। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों अगर हम बात करेंगे इसमें कि अगर आपको ये पूछा जाता है ढहते विश्वास पाठ में दलई जो है, सॉरी वही बात आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर चलिए छोड़ देते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने जो है किस कहानी का अनुवाद किया है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दही वाला मगम्मा। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ये वी आर नारायण के द्वारा आपका लिखा गया है। सही आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट का जा रहा है रेरर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ पर हुआ था। रेरर मारिया रिल्के का जन्म 1875 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। देखिए मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा भक्ति का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट का जा रहा है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी लेखक की पत्नी। देखिए ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपके यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट का जा रहा है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद ने। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है 96 से लेकर के आपको 100 तक आपको इस गद्यांश को आप रीडिंग करके आप बनाएंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप पब्लिक टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप प्राइवेट टेलीग्राम और आप जो है सॉरी पब्लिक आप टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर इसका कंप्लीट आपको PDF प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस गद्यांश को आप लोग पहले पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो पूछा गया है गद्यांश, उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा।
अब आप लगाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। कहा जा रहा है कि कबीर की वाणी के विषय में क्या कहा गया है। तो कबीर की वाणी के विषय में दोस्तों आपका कहा गया है कि कबीर वाणी के आपका जो है डिक्टेटर थे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि कबीर के सामने भाषा का रूप कैसा था। तो देखिए भाषा आपका जो है लाचार सी नजर आती है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कबीर की भाषा में कैसी हिम्मत नहीं थी। तो देखिए जब आप रीडिंग किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि वह इस कहा जा रहा है कि वह इस कहा जा रहा है कि फक्कड़ की फरमाइश को नहीं कर सके। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि कबीर की भाषा में कैसी ताकत थी। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहा जा रहा है कि अकह कहानी को जो आपका मनोग्राही बना दे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि कबीर ने बात को किस रूप में प्रकट करना चाहे। तो देखिए कबीर ने जो है बात को आपका उसे उसी रूप में भाषा से आपका जो है कहलवा लिया। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। इस समय जो है पैसेज को रीडिंग करने के बाद इतना क्वेश्चन आपको बनाना है और पैसेज पर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और नहीं भी करेंगे, अगर आप थोड़ा बेहतर स्टूडेंट रहे हैं तो आप बिल्कुल पैसेज को पढ़ करके आप आंसर डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो साथियों आज का जो आपका सेकंड आपका सेशन था प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2, ये आपका कवर हो चुका है। इसका डिस्कशन पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप पेड बैच में एनरोल नहीं है तो वहाँ पर आपको आंसर पीडीएफ टिक करके विथ आपको डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाता है। नोट प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।